हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं जिस नाम से मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी है, उन दो छोटी छोटी क्यूट क्यूट परियों के नाम रिद्धि और सिद्धि। तो आइए इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये मेरी बड़ी बेटी है जिसका नाम है रिद्धि व्यास, और ये है छोटी बेटी जिसका नाम है सिद्धि व्यास। और इन्हीं के नाम से मैंने इस कोचिंग को स्टार्ट किया है और यही हमारी इस कोचिंग की फाउंडर्स है। तो रिद्धि सिद्धि सभी को राधे राधे कहिए, राधे राधे। सभी को बाय बाय कीजिए। और इनका कहना यही है कि सभी खूब मेहनत करें और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स करें, ठीक है। इसी के साथ आज हम इस क्लास में बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यानी प्रकाश का परावर्तन हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। देखो बेटा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक होता है प्रकाश का परावर्तन। इस बार प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा था कि केवल एक ही माध्यम की हमें आवश्यकता होती है, ठीक। जबकि प्रकाश के अपवर्तन में रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो माध्यम होते हैं। एक हमने ले लिया माध्यम फर्स्ट और दूसरा हमारा रहेगा माध्यम सेकेंड, ठीक है। अब प्रकाश किरण जब किसी एक माध्यम से होते हुए किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे, यानी आपका नॉर्मल हो गया। ये आपतित किरण हो गई यानी इंसिडेंट रे हो जाएगा आपका आपतित किरण। और यहां से प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। वैसे तो इसको जाना क्या था? सीधे था, लेकिन हर एक माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हर एक माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण हर एक माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक, वो क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है, क्योंकि अपवर्तनांक और चाल एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। तो अपवर्तन का मुख्य कारण ही यह देखा गया कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण प्रकाश किरण को सीधी रेखा में जाना चाहिए था। हमने भी देखा है कि अधिकांश स्थिति में जो प्रकाश किरण होता है वो सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। तो वैसे तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था। फिर वहां पर डिफ्लेक्शन का क्या कारण हुआ? वहां पर रिफ्लेक्शन हुआ तो क्यों हुआ? वो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से, ये इसका वास्तविक मार्ग जो मैंने डैश लाइन के द्वारा दर्शाया, तो इस वास्तविक मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर, ये अभिलंब है, या तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है, या अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश किरण कब अभिलंब की ओर झुकेगी और प्रकाश जो अपवर्तित किरण है वो कब अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि अपवर्तन किसे कहते हैं, हम क्या परिभाषा बताएंगे वहां पर कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होकर, ठीक है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये अभिलंब बेटा, ये पूरा क्या है? अभिलंब। अब ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुकेगी। इसको बोलते हैं झुकना और इसको बोलते हैं दूर हटना। तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर उठ जाएगी, ठीक है। ये प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से इसका डेफिनेशन कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को
क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो कि इसको अभी मैं इस वाली रे को हटा रहा हूं यहां से, ठीक, और ये मान लो ये आपकी आपतित किरण हो गई, ये क्या होगी आपकी अपवर्तित किरण। ठीक, ये आपका अपवर्तित किरण हो गया। उसके बाद ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। तो आपका आपतन कोण हो गया। और ये आपकी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, जिसको हमने एंगल आर के द्वारा क्या किया है, रिप्रेजेंट किया। तो आशा करता हूं आप सभी को अपवर्तन किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन। और आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम आपतन कोण कहेंगे। अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण कहेंगे। यहाँ पर आपतन कोण को मैंने एंगल आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया है और अपवर्तन कोण को हम काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अपवर्तन का मुख्य कारण क्या हुआ। ठीक है, अपवर्तन का मुख्य कारण बताइए, अपवर्तन क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वह प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग से हटकर अभिलंब की ओर झुक गई या अभिलंब से दूर हट गई, ऐसा क्यों हुआ। तो अपवर्तन का अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो हमें बताना है कि हर एक माध्यम का, प्रत्येक माध्यम का एक अपवर्तनांक होता है और हर एक अपवर्तनांक में जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। और हर एक अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। और अपवर्तनांक और चाल में क्या संबंध है कि जिसका अपवर्तनांक होगा अधिक उसमें प्रकाश की चाल होगी कम। अब किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, किसका कम होगा, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो हमें बस ये लिखना है कि भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक भिन्न होने के कारण हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न होती है। और यही अपवर्तन का मुख्य कारण है। तो बेटा कितना क्वेश्चन हो गया अभी तक, दो कारण है। तो अपवर्तन किससे कहते हैं और एक अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का मेन रीजन क्या है, यानी अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। आइए तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम कि अपवर्तन के नियम क्या है। जिस प्रकार से परावर्तन के नियम में हमने देखा था कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जो आपतित किरण है, अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण ये एक ही समतल में स्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपवर्तन के नियम, ठीक। अब अपवर्तन के क्या नियम है, पहला नियम कि यह जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, एक तो कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण, एक आपतन बिंदु पर अभिलंब और तीसरा है आपका अपवर्तित प्रकाश किरण। आपतित किरण अभिलंब हो गया, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश किरण, ये एक ही समतल। मेरे लिए समतल क्या हुआ, ये व्हाइट बोर्ड हुआ। आपके लिए समतल क्या होगा, वह पेज होगा जिस पर आप वो रे डायग्राम बना रहे हो। ठीक है, तो ये एक ही समतल पर स्थित होते हैं। तो अपवर्तन का पहला नियम हो गया, आपतित किरण आपतन बिंदु पर यह अभिलंब और यह अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा होगा आपतन कोण की जा। देखो बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूं, साइन को हम क्या कहेंगे, जो साइन होगा उसे हम कहेंगे जा। क्या कहेंगे, साइन को जा। और कॉस को हम क्या कहेंगे, कॉस जा। और टेन को हम क्या कहने जा रहे हैं, टेन को हम कहेंगे स्पर्श जा। ठीक है, ये तीनों के नाम ध्यान रखिएगा। जहां साइन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जा। कॉस को क्या कहेंगे, कॉस जा। और टेन को क्या कहेंगे, स्पर्श जा। तो मैंने लिखा साइन आई और अपॉन में लिखा मैंने साइन आर।
अब साइन आई क्या है, तो आई आपका आपतन कोण है। कौन सा कोण है? आपतन कोण। चित्र में देख लो, आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। और आर क्या है उसमें, तो आर है आपका अपवर्तन कोण। कैसा कोण है ये? अपवर्तन कोण, यानी अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण। कैसा कोण हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। और जब इन दोनों का अनुपात निकाला गया तो इन दोनों का अनुपात एक स्थिरांक होता है। क्या होता है बेटा? एक स्थिरांक होता है जिसे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उन दोनों माध्यमों का क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। और इसी नियम को जाना जाता है स्नेल के नियम के नाम से, स्नेल का नियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अपवर्तन का दूसरा नियम ही क्या है? स्नेल का नियम है। तो आपसे ये पूछा जाए स्नेल का नियम बताइए या फिर अपवर्तन का दूसरा नियम बताइए, तो यहां से ये वाला स्टेप, ये वाला फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, आई आपतन कोण है, आर क्या है? अपवर्तन कोण है। और साइन को क्या कहते हैं? जा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? आपतन कोण की जा, साइन आई, यानी आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उन दोनों माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को चाहे आप n से दर्शा दो, कई सारी बुक्स में म्यू से भी दर्शाया गया, मैं यहाँ पर n से अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक, तो अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया जिसे स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। तो आइए फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं। एक तो आपतित किरण, एक आपतन बिंदु पर अभिलंब, और एक अपवर्तित प्रकाश किरण। तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे उन दोनों माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, साइन को हम जा कहेंगे, कॉस को कोज्जा कहेंगे और टेन को क्या कहेंगे? स्पर्श जा। ठीक, तो ये हो गया बेटा, 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो आपने देख लिया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। ठीक है, अब कब झुकेगी, कब दूर हटेगी, ये भी अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाऊंगा। प्रकाश की इसी घटना का नाम क्या रखा गया? प्रकाश का अपवर्तन। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण कहेंगे। और अपवर्तन का ये कारण क्या हुआ कि अलग अलग माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और अपवर्तनांक अलग होने से हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। इसी कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ठीक, उसके बाद अपवर्तन के हमने 2 नियम पढ़े। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है, ये तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण की जा यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है जिसे उन दोनों माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं हम कुछ स्टार्ट करके कुछ पॉइंट बता रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब प्रकाश किरण माध्यम में अभिलंब की ओर झुकेगी और कब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। और स्पेशली वे वाले स्टूडेंट जो साइंस से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉइंट आपका गोल्डन पॉइंट होने वाला है, तो इसको आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक, कि सबसे पहले कुछ माध्यम हम लेते हैं। बेसिकली इन्हीं माध्यमों की बात होती है जिसमें माध्यम का नाम हो गया एक तो निर्वात, और ये निर्वात लगभग वायु के तुल्य ही माना जाता है। ठीक, दूसरा माध्यम हमने ले लिया यहाँ पर जल, तीसरा हमने ले लिया कांच, और चौथा हम लेके चल रहे हैं हीरा यानी डायमंड। ठीक, इन माध्यमों का जो अपवर्तनांक है
वो अपवर्तनांक निर्वात और वायु का लगभग लगभग एक होता है, निर्वात का एक होता है, उससे ज्यादा थोड़ा सा किसका होता है, वायु का होता है, लेकिन वायु का 1.00083 के लगभग होता है, तो उससे हम लगभग कितना मान के चलते हैं, 1। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वात वायु जल और कांच में से सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो हम क्या कहेंगे, वैक्यूम का होता है, निर्वात का होता है, और थोड़ा सा ज्यादा किसका होता है, वायु का, उससे ज्यादा किसका, जल का, उससे ज्यादा किसका, कांच का, और उससे ज्यादा किसका, हीरे का। ठीक, कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात या वायु के लिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक को मैं काई से दर्शा रहा हूं, एन से, लेकिन कई सारी बुकों में इसको काई से दर्शा गया, म्यू से भी दर्शाया गया, मैं फिलहाल यहाँ पर काई से दर्शाऊंगा इसको एन से, तो आप ध्यान रखिएगा एन से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो निर्वात या वायु के लिए अपवर्तनांक हो गया 1, जल के लिए कितना हो जाएगा 1.33, कांच के लिए कितना हो गया 1.5 हो गया, और आप चाहो तो 1.5 है, 5 के पीछे कुछ नहीं तो 1.50 भी ले सकते हो, और हीरे के लिए होता है 2.42। ठीक, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। जब मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अपवर्तनांक एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक कैसी राशि है, मात्रकहीन और विमान। तो ये 4 बेसिक हमारे जो माध्यम है, मीडियम है, और इन्हीं की हम बात करेंगे। निर्वात वायु जल कांच हीरा, और निर्वात वायु के लिए कितना 1, और ये होता है सबसे मिनिमम, इसके लिए जो अपवर्तनांक है वो सबसे मिनिमम होता है, और हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, अब ध्यान से यहां पर समझना कि मैंने मान लो कि ये दोनों माध्यम ले लिए, और मैंने कहा कि निर्वात या वायु और जल में से सघन कौन सा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, जिसका अपवर्तनांक होगा अधिक, यानी n जो होता वो समानुपाती होता किससे, सघनता से, यानी जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो सघन माध्यम होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है, वो कैसा माध्यम होगा, वो होगा आपका विरल माध्यम। कैसा होगा, विरल। तो देखो यहां पर हमने देखा कि निर्वात और वायु जल और कांच और हीरा, इन चारों में से सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो किसका होता है, हीरे का होता है, और इसलिए इन चारों में से अगर सबसे अधिक सघनता देखें, सघन माध्यम देखें, तो सबसे अधिक सघन कौन सा होगा, आपका हीरा होगा, और सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात या वायु का होता है। इसलिए इन चारों में से सबसे विरल अगर कोई सा माध्यम माना जाता है या होता है तो वो कौन सा माध्यम होता है, आपका निर्वात या वायु। तो अपने दिमाग में यह एक बात स्पष्ट करके क्लियर करके रख लो कि जिसका अपवर्तनांक होगा अधिक वह क्या होगा, सघन माध्यम होगा, और जिसका अपवर्तनांक होगा कम वो कैसा माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा। और ये चारों माध्यम को आप ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लो कि सबसे कम अपवर्तनांक होता है निर्वात वायु के लिए, इसलिए वो विरल होता है, और सबसे अधिक किसके लिए होता है, हीरे के लिए होता है, इसलिए वो कैसा माना जाता है, सघन माध्यम माना जाता है। ठीक है, तो ये तो डेंसर हो गया, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। अब इनमें चारों में से अगर मान लो कि कोई से भी 2 पेयर्स बना के, कोई से भी 2 जोड़े बना के आपसे बोल दिया जाए कि बताओ कांच और जल में से, कांच और जल में से कौन सघन और कौन विरल है, तो हमको क्या, हमको केवल ये देखना है कि अपवर्तनांक किसका अधिक है। तो इन दोनों में से अपवर्तनांक किसका अधिक है, कांच का, तो कांच तो कैसा हो गया, सघन, और ये क्या हो गया आपका विरल। ठीक है, तो ये विरल हो गया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जल हमेशा विरल होगा। विरलता और सघनता यह तभी पता लगेगी जब हम किसी से तुलना करेंगे। अब जैसे इसी में अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया एक तो वायु है और एक जल है, इन दोनों में बताइए कौन सा घन है, तो अब इन दोनों का अगर हम तुलना करेंगे तो हम क्या देखेंगे, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, जल का कितना होता है 1.33, तो अधिक किसका है अपवर्तनांक, इसका है। इस वजह से ये क्या हो गया, सघन हो गया, और ये कैसा माध्यम हो गया, मीडियम हो गया, आपका विरल हो गया, यानी डेंसर हो गया, और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। तो हमेशा सघनता और विरलता कंपैरिजन करके ही बताएंगे, सापेक्ष के द्वारा ही निकाला जाएगा।
आपने कहा कांच कैसा माध्यम है, मान लो मैंने आपसे पूछा कांच कैसा माध्यम है, आपने कहा सघन, तो बिल्कुल गलत, सघन हो ही नहीं सकता क्योंकि कांच से भी सघन कौन है, हीरा। ठीक, आपने कहा विरल, तो गलत हो गया क्योंकि जल से अधिक सघनता किसके पास है, कांच के पास। तो हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि जल, कांच, हीरा, ठीक है, कैसे माध्यम है, तो वो हमेशा तुलना करके बताएंगे। वैसे सापेक्षता के द्वारा ही बताया जा सकता है, निरपेक्ष हम बता नहीं सकते उसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जल था वो कैसा माध्यम था, विरल, लेकिन जब उसी की तुलना किससे की गई, वायु से की गई, तो यहाँ पे देखो वही जल अब कैसा हो गया, सघन हो गया। तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जल सघन ही रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप उसके सापेक्ष दूसरा माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो हमेशा सापेक्षता के द्वारा ही यह पता लगाया जाता है कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम क्या है, विरल है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया माध्यम हम 4 प्रकार के यूज करने वाले हैं। उसमें सबसे जो कम अपवर्तनांक होता है वो वायु निर्वात का होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, हीरे का होता है। और दूसरी बात आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वह माध्यम क्या होगा, सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह माध्यम क्या होगा, विरल होगा। इसी के साथ मैंने अभी बताया था कि अपवर्तन का मुख्य कारण भिन्न भिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण निर्वात से जल में जा रही है, जल से कांच में जा रही है, कांच से हीरे में जा रही है, तो हर एक का अपवर्तनांक क्या है, अलग अलग है। और ये ध्यान रखना कि जो अपवर्तनांक होता है वो चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक होगा अधिक उसमें चाल क्या होगी, कम। तो बताइए इन चारों माध्यम में वह कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहां देखो ना क्या लिखा हुआ है कि जिसका अपवर्तनांक होगा सबसे कम उसमें प्रकाश की चाल होगी सबसे ज्यादा। तो इन चारों में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो सबसे कम अपवर्तनांक है निर्वात या वायु का। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो कहाँ होती है, निर्वात और वायु में होती है। और आप सभी जानते हो कितनी होती है, 3 गुणे में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और इन चारों माध्यमों में से सबसे कम किस में होगी प्रकाश की चाल, हीरे में। क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, मान लो कि एक प्रकाश किरण निर्वात से जल में जा रही है, बताइए उसकी चाल में क्या होगा, कमी होगी, वृद्धि होगी, अपरिवर्तित होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप देखो ना कहां जा रहा है वो, निर्वात से कहां जा रहा है, जल में, उसका अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो उसकी चाल क्या होगी, घटेगी। तो सिंपल सी बात है, विरल से सघन में जा रहा है तो उसकी चाल में क्या होगी, कमी। और सघन से अगर विरल में आ रहा है, सघन से कहां आ रहा है, विरल में, तो उसकी चाल में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला फार्मूला ध्यान रख लो, ये वाला टेबल ध्यान रख लो कि कौन सा सघन है, कौन सा विरल है, किसका अपवर्तनांक कितना है। तो इजीली ये जो आपको चाल वाले में ये आएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा दिया, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जैसा कि आपने अपवर्तन में कहा कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, विरल से सघन में जाती है, ठीक, या जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब से दूर हटती है। अब कब झुकेगी और कब वहां अभिलंब से दूर हटेगी उसका मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, तो वो आपको ध्यान रखना। ये वाला ट्रिक याद रखो सभी का, और केवल यही याद रखो, इसी से दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स का मतलब क्या हो गया, सघन, वी का मतलब क्या हो गया, विरल, तो द का मतलब दूर हटना, दूर हटना। यानी जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। अब इसका जस्ट अपोजिट करके याद रखो, कैसे याद रखोगे कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो वो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। और उसके लिए क्या ट्रिक है, सविदा, यानी सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या होगी, दूर हटेगी। स का मतलब सघन, वी का मतलब विरल, दा का मतलब दूर हटना। और इसका अपोजिट भी कि अगर विरल से सघन में हो रहा तो क्या होगा, तो विरल से सघन में आ गया तो क्या होगा, उसमें झुकेगी। ठीक,
ये आपको ध्यान रखना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किरण कब अभिलंब की ओर झुकती है और कब अभिलंब से दूर हटती है। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन कि मान लो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा और यहाँ पर मैंने जल ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया भैया, कांच ले लिया, ठीक। और एक मैंने यहाँ पर ये बना लिया, इसमें यहाँ पर कांच ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया, जल ले लिया। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जल और कांच में से कौन सा विरल है। अब चूंकि जल का जो अपवर्तनांक वो 1.33 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा वो कैसा होगा, उसके सापेक्ष सघन होगा। तो इन दोनों में से कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। कैसा माध्यम हो गया, सघन। और ये कैसा माध्यम हो गया, आपका विरल, ठीक। इसी प्रकार से इन दो वो माध्यम वो ये जल और कांच, तो ये आपका क्या हो गया, सघन, और ये आपका क्या हो गया, विरल हो गया, ठीक। अब मान लो कि कोई प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है। अब बताओ, जल से कांच में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना कि वो कहां से कहां जा रही है, विरल से सघन में। तो अभी अभी आपने याद किया कि सविदा यानी सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। लेकिन ये तो विरल से कहां जा रही है, सघन में। विरल से कहां जा रही है, सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। तो ये इसको जाना तो वैसे ये था, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई और इधर चली गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं अभिलंब की ओर झुकना। ये आपका अभिलंब इधर झुक गई, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। इसी प्रकार से यहाँ देखो कि अगर कोई प्रकाश किरण कांच से कहां जा रही है, जल में जा रही है, बताइए अभिलंब से दूर हटेगी। इसको जाना तो वैसे ये था, लेकिन अपवर्तन होगा तो यह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित होगा, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन मैंने क्या ट्रिक बताया, सविदा यानी सघन से विरल में जा रही है तो दा का मतलब दूर हटेगी। तो देखो ये सघन से कहां जा रही है, विरल में, तो अभिलंब से दूर हटेगी। और ये अभिलंब है, ये इसका वास्तविक पथ है, इससे दूर हटके इस तरह ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण, ठीक। तो आशा करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाएगी तो क्या होगा, सविदा अभिलंब से दूर हटेगी, और विरल से सघन में आ रही तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। इसी प्रकार से यहां देखो आप एक और कॉन्सेप्ट समझो कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही हो तो बताइए आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा, क्या दोनों इक्वल होंगे जैसे कि परावर्तन में होता, नहीं, इक्वल नहीं होंगे, ठीक। तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पर जो एंगल है ऐसे और उसको जाना वैसे ये सीधे था, लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई, क्योंकि ये विरल से कहां जा रही है, सघन में। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता, कम हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर एंगल आई ग्रेटर देन रहेगा एंगल आर से, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और अगर कोई प्रकाश किरण सघन से विरल सविदा दूर हटेगी तो दूर हटेगी, तो आप ही देख सकते हैं छोटा सा एंगल ये बड़ा दूर हट गई, ठीक है। इस वाली स्थिति में आपतन कोण का मान कम होगा और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, सविदा का मतलब सघन से विरल जा रहा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, और ये वाला आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ एक और स्टेप लिखना, आप समझ लो। एक और मान लो कि मैंने कहा इसके लिए स्नेल का नियम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, आपतन कोण की जगह तो आपतन कोण हो गया आई, अपवर्तन कोण की जगह तो अपवर्तन कोण क्या हो गया आर, और इसका अपवर्तनांक मान लो n1 है और ये क्या है आपका n2। तो यहाँ जो स्थिरांक n आता है वो n अपवर्तनांक तो होगा, लेकिन किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक होगा, अब ये समझाने में आपको जा रहा हूं, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक। देखो यहाँ पर जो प्रकाश किरण है वो 1 से पहले वाले माध्यम से दूसरे वाले माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। तो जो n आएगा पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे में, तो उसको आप लिखोगे पहले से दूसरा, ठीक। यहाँ पहला क्यों आया, क्योंकि वो 1 से कहां जा रही, 2 में। अगर 2 से 1 जाती तो हम यहाँ 2 लिखते और यहाँ क्या लिखते, 1, ठीक। इसी के साथ इसी को हम लिख सकते हैं n2 1, ठीक। और इसी को हम लिख सकते हैं n2 upon n1, मतलब
चाहे n12 लिखो, चाहे n21 लिखो, चाहे n2/n1 लिखो, इन तीनों का एक ही मीनिंग होगा, एक ही अर्थ होगा, और वो होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तना। और पहला आगे क्यों आया, एक ही क्यों आया, पहला क्यों आया, दो क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रकाश किरण एक से कहां जा रही है, दो में जा रही है। अगर मान लो कि ये आपका दूसरा माध्यम है और ये आपका क्या है, पहला माध्यम, और मैंने कहा इसके लिए बताओ अपवर्तनांक क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, n। प्रकाश किरण कौन से माध्यम से, दूसरे माध्यम से, तो आगे आएगा 2, और कौन से माध्यम में जा रही है, पहले में एंटर कर रही है, तो 1 आ गया। n21 को हम क्या लिख सकते हैं, n1 का तो 1 रहेगा, 2 आगे को पीछे लिख दिया, और इसी को हम लिख सकते हैं n1/n2। तो ये तरीका आप ध्यान से समझ लेना, आगे भी बहुत काम आने वाला है। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और इसको क्या पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, और यहाँ क्या है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन। तो आशा करता हूं आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कब हमको n12 लिखना है, ठीक, और कब हमको n21 लिखना है। अगर प्रकाश किरण पहले से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो पहले से दूसरे में जा रही है, तो आगे पहला आएगा, पीछे दूसरा आएगा, और इसी को हम कई तरीके से ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपवर्तन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको समझा दिए, ठीक। इसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है वो और समझ लो आप, कि मान लो कि आपको ऐसा इस प्रकार से एक चित्र दे दिया, ठीक, और यहाँ पर प्रकाश किरण को ऐसे दे दिया, और यहाँ पे पहला माध्यम लिख दिया, और यहाँ पर दूसरा माध्यम लिख दिया, और ये दे दिया, और आपसे कहा जाए कि भैया चित्र देखिए और बताइए पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम होगा वो कैसा होगा, सघन होगा या विरल होगा, या फिर बताइए कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम क्या होगा। यानी आपको ये बताना कि दोनों में से कौन सघन है और कौन विरल है। तो कैसे पता लगाओगे, आपका ट्रिक क्या था, संविदा, यानी अगर प्रकाश किरण सघन से कहां जा रहा हो, विरल, तो वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। क्या यहाँ पर जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हट रही है कि नहीं, वो तो अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। झुकने वाला कैसे, ठीक, और अभिलंब की ओर कब झुकती है, जब प्रकाश किरण विरल से कहां जाती है, सघन, तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी। इसका मतलब विरल से कहां जा रही है, सघन, यानी पहला वाला माध्यम क्या हो गया, विरल, और पहले वाले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा वाला माध्यम है वो आपका क्या हो गया, सघन हो गया। इसका जस्ट अपोजिट भी दे सकता हो कि ये प्रकाश किरण दे दिया, यहाँ पर प्रकाश किरण आपतित कर रही है और ये अभिलंब से दूर हट गया, ये हो गया आई हो गया, यहाँ पर आर हो गया, और यहाँ पर पहला माध्यम दे दिया, यहाँ पर दूसरा दे दिया, और आपसे पूछा जाए बताइए पहला माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कैसा होगा, सघन होगा या विरल होगा, तो हम क्या देखेंगे, संविदा, या अभिलंब से दूर हट रही। इसका मतलब प्रकाश किरण सघन से किसमें प्रवेश कर रही है, विरल, तभी तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। यानी पहला वाला माध्यम दूसरे वाले माध्यम के सापेक्ष कैसा है, सघन, और लिखेंगे किसको, इसको n, और पहले कौन सा माध्यम है, 1, तो 1, और बाद में आएगा 2 में तो 2 हो गया, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, n21, इसी को रेशो में कैसे लिख सकते हैं, n2/n1, ठीक है। और पढ़ने का तरीका, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको भी वही पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। और यहीं से फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, कि जैसे मैंने कहा कि जो अपवर्तनांक होता है, जो प्रकाश की चाल होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है कि n2/n1, तो इसका रेशो और वेग का रेशो क्या होगा, तो चूंकि जो n है वो v के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होगा कि जहां n2 है वहां क्या आएगा, v1 आएगा, 2 मत रख देना, अगर यहाँ भी n2 और यहाँ v2 कर दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ठीक है। और होता क्या है, जो चाल होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसलिए n2 है तो v1 आएगा, और n1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका v2, तो ये वाला रेशो,
अब इन तीनों में से मान लो कि आपको n2 दे दिया, n1 दे दिया, v1 दे दिया, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल की आपको पूछ रही, तो इस तरह से आपको याद करना। इन चारों में से कोई सी भी आपको तीन राशियां मिलेगी और चौथी भौतिक राशि का मान आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसी के साथ हम बात करते हैं कि अपवर्तनांक होता क्या। इतना कुछ हो गया, अपवर्तनांक के कारण अपवर्तन हो गया। ठीक, अपवर्तनांक होता क्या है, तो देखो बेटा अपवर्तनांक क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं कि अपवर्तनांक दो प्रकार के आप देखो, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी हम कैसे दर्शाएंगे, n से, और सापेक्ष अपवर्तनांक को भी हम कैसे, n से। कई सारी बुक्स में म्यू है, मैं n का प्रयोग कर रहा हूं यहाँ पर। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो आपका पहला माध्यम होगा जिससे होकर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह पहला माध्यम फिक्स है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो पहला माध्यम होगा वो होगा वायु या निर्वात। और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में, इसका जो अनुपात बटे में रहेगा वो रहेगा माध्यम में, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मतलब समझ जाना कि अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो जो पहला माध्यम होगा वो फिक्स हो गया, वो क्या रहेगा आपका वायु निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी पहला माध्यम क्या हो गया वायु निर्वात हो गया। और बटे में क्या हो गया, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल n बराबर वायु निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होती है, जिसको हम काय से दर्शाते हैं c से, और जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को मैंने काय से दर्शा दिया यहाँ पर v से। और चूंकि प्रकाश किरण अगर देखें वायु निर्वात और बटे में माध्यम है, तो वायु निर्वात के लिए हम एयर का यूज कर रहे हैं, और कोई सा माध्यम है तो माध्यम के लिए हम एम का यूज कर लें। ठीक है, और माध्यम में मान लो कि आपका वाटर है, यानी कोई प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, जल में जा रही है, तो यहाँ अपना आएगा ए और यहाँ क्या आएगा डब्ल्यू। मैंने अभी अभी समझाया था प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिखना वायु से कहां जा रही है, वाटर में। तो निरपेक्ष का मतलब फिक्स हो गया कि जो पहला माध्यम होगा वो क्या होगा वायु या निर्वात। ठीक, और इसी में सापेक्ष अपवर्तनांक में, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। एक माध्यम में प्रकाश की चाल, जो मैंने आपको 4 माध्यम बताए, कौन कौन से, एक तो वायु बताया आपको, ठीक है, वायु, या फिर एक और क्या बताया मैंने, निर्वात बताया, एक और क्या बताया आपको जल, एक और तीसरे नंबर का क्या था कांच, चौथे नंबर का क्या लिया था हमने हीरा। इन चारों में से जो पहला माध्यम है सापेक्ष में वो कुछ भी हो सकता है वायु निर्वात यहाँ पे भी हो, उसको भी हम सापेक्ष अपवर्तनांक कह सकते हैं। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो पहला माध्यम है वो फिक्स हो गया, वायु निर्वात ही होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक में वायु निर्वात भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष में तो फिक्स हो गया कि क्या रहेगा वायु या निर्वात। और बटे में क्या हो गया दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लो प्रकाश किरण कहां जा रही है, जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। जल को हमने वाटर बोल दिया, कांच के लिए हमने ग्लास का यूज किया, ठीक है। और जल के लिए हमने जो यहाँ पर जल है उसके लिए वेलोसिटी v1 ले लिया, और कांच के अंदर जो हमने क्या ले लिया v2 ले लिया, या फिर vw ले लो, और यहाँ पर आप क्या ले लो vg ले लो। अब चूंकि प्रकाश किरण मान लो जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है, तो किसी एक माध्यम में, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा आपका n आगे, लेकिन कहां से जा रही है वो पहला माध्यम क्या है आपका, ठीक है। तो पहला माध्यम अगर मान लो जल ले लिया आपने, तो जल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर वाटर, और दूसरा माध्यम क्या है कांच है, तो कांच के लिए यहाँ पर क्या हो गया G, यानी NWG बराबर क्या हो जाएगा पहले माध्यम में, यानी जल में कितना हो गया चाल उसका v1, और यहाँ क्या आ गया आपका v2 आ गया।
ठीक। और इसी एन डब्ल्यू एन जी को अभी अभी बताया था, जो 1 2 होता है उसको हम 2 1 भी लिख सकते हैं, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन जी डब्ल्यू। और इसी को अनुपात में क्या लिखेंगे हम, ठीक है। ये आपका पहले माध्यम कौन सा जल है ना, तो ये तो आपका W हो गया, और 2 का मतलब आपका कांच हो गया, तो कांच में क्या हो गया, G हो गया। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं Ng अपॉन में NW। और ये देखो यहाँ पर G है और यहाँ पर W, क्योंकि जो N होता है वो वेग के क्या होता है, चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब कि अगर पूछा गया कि अपवर्तन किसी माध्यम के अपवर्तनांक से क्या तात्पर्य, ऐसा क्वेश्चन आया, तो आप क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा लिखेंगे कि वायु निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक में जो पहला माध्यम है वो फिक्स हो गया कि वो क्या होगा, वायु निर्वात। और वायु निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, c। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n, और किसी माध्यम मान लो हमने जल मान लिया NW के लिए जो फार्मूला वो हो गया आपका ये वाला, ठीक, c अपॉन में v, जहां पर c फिक्स है 3 गुना में 10 की घात। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में वायु निर्वात भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, पहला माध्यम कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पहला माध्यम, और दूसरा माध्यम भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन निरपेक्ष में जो पहला है वो फिक्स है, वो क्या होगा, वायु या निर्वात। अब आप अपवर्तनांक ही पूछा है तो आप कौन सी परिभाषा लेके आएंगे, यह है, ठीक। इसके बाद देखो अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये भी चाल और ये भी चाल है, ये समान इकाई वाले का एक अनुपात है, तो चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, इसमें भी मीटर पर सेकंड होगा। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब इसका कोई इकाई नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं, तो कैसी राशि है ये, मात्रक ही, क्योंकि मात्रक से मात्रक क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, मात्रकहीन है और विमाहीन राशि, मात्रक नहीं है तो क्या है ये, विमाहीन, ठीक। अपवर्तनांक कैसी राशि है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना बहुत है। इसमें मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने आपको आज अपवर्तन के बारे में बताया कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के 2 नियम मैंने बताए, जिसमें एक स्नेल का नियम भी आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अपवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने कुछ माध्यम आपको बताए, और माध्यम के अपवर्तनांक कौन कौन से होते हैं, कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा माध्यम विरल होगा, ये पहचान कैसे करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रहा हो तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा। तब आपतन कोण का मान और अपवर्तन कोण के मान में कौन सा क्या संबंध होगा, कौन सा कोण बड़ा होगा, कौन सा कोण छोटा होगा। अपवर्तनांक अलग होने से चाल अलग होती है, यानी सबसे अधिक चाल किस में होगी, सबसे कम चाल प्रकाश की किस में होगी। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने आपको कई सारे कॉन्सेप्ट बताए और कई सारे फार्मूले भी बताए, ठीक है। तो एक बार इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेके आएंगे जिसमें अपवर्तन से रिलेटेड और भी कई सारी घटनाएं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना बहुत है। सभी को राधे राधे, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए अपने बच्चों को, जो भी आपके स्टूडेंट्स दोस्त लोग हैं उनके साथ में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर कीजिए। जब भी मैं पढ़ूंगा तो आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। सभी को राधे राधे।